हेलो बच्चे, आज हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो व्यंजन व्यंजन कहते पहले हम जानेंगे व्यंजन कहते किसे हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है उसे हम क्या कहते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम व्यंजन कहते हैं। जिनके उच्चारण में वायु थोड़े थोड़े में बाहर थोड़े थोड़े देर में क्या होती है, बाहर निकलती है। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। जिनके उच्चारण में वायु क्या है, थोड़े थोड़े समय से क्या होती है, वो बाहर निकलती है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो हम जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में जो है हमारे व्यंजन की संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या 33 है। ठीक है, और संयुक्त व्यंजन को मिलाकर इनकी संख्या क्या है, संयुक्त व्यंजन को मिलाकर इनकी संख्या 37 है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है, संयुक्त व्यंजन को मिलाकर इसकी संख्या 37 है। ठीक है, अब गए व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद, तो व्यंजन के निम्नलिखित दो आधार पर भेद किए जाते हैं। व्यंजन के निम्नलिखित दो आधार पर भेद किया जाता है, स्पर्श के आधार पर और श्वास मात्रा के आधार पर। व्यंजन के निम्नलिखित दो आधार पर भेद किया जाता है, स्पर्श के आधार पर और श्वास मात्रा के आधार पर। स्पर्श के आधार पर, तो स्पर्श के आधार पर व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्वर व्यंजन, ठीक है, अरे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और हमारा उष्ण व्यंजन। ठीक है, तो स्पर्श के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो स्पर्श के आधार पर व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, स्थान व्यंजन और उष्ण व्यंजन। ठीक है, तुम लोगों ने देखा जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। व्यंजन के भेद, व्यंजन के निम्नलिखित दो आधार पर भेद किए जाते हैं, स्पर्श के आधार पर और श्वास मात्रा के आधार पर। ठीक है, स्पर्श के आधार पर व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। ठीक है, अब स्पर्श व्यंजन हम किसे कहते हैं, तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय क्या है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न भागों, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय क्या है, जीभ, जो हमारी जीभा है वो मुख के विभिन्न भागों जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओठ को क्या करती है, स्पर्श करती है। जीभ जो है हमारे कंठ को, तालु को, मूर्धा और दंत को स्पर्श करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे क वर्ग, तो क वर्ग क्या है, क ख ग घ अंग। ठीक है, तो क ख ग घ अंग, तो ये क वर्ग किससे बोला जाता है, जो क वर्ग है वो कंठ से, क वर्ग किससे बोला जाता है, कंठ से। ठीक है, और हमारा दूसरा च वर्ग में च छ ज झ इ। ठीक है, च वर्ग में हमारा हो गया च छ झ इ, तो इसको किससे बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है तालु से या तालव्य। ठीक है, तो क वर्ग को कंठ से बोला जाता है, च वर्ग को तालु से बोला जाता है। हमारा ट वर्ग ट ठ, ठीक है, ड ढ न, तो इसको किससे बोला जाता है, मूर्धा या मूर्धन्य से। ठीक है, हमारा तो वर्ग को बोला जाता है थ द ध न। ठीक है, इसको दंत से बोला जाता है। ठीक है, दंत्य। प वर्ग प फ ब भ म, इसको किससे बोला जाता है, तो इसको ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा क वर्ग को कंठ से बोला जाता है, त वर्ग को तालु से बोला जाता है और ट वर्ग को मूर्धा से बोला जाता है या मूर्धन्य से बोला जाता है, और हमारा त वर्ग है तो इसको दंत से बोला जाता है। प वर्ग जो है इसको हम किससे बोलते हैं, तो प वर्ग को हम ओष्ठ से बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं कि अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन हम कहते किसे हैं। ठीक है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में क्या है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुंह की किसी भाग को, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुंह के किसी भाग को पूरी तरफ क्या करती है, स्पर्श करती है, स्पर्श कर लेती है। ठीक है,
तो क्या कहते हैं उसे हम अंतस्थ व्यंजन का। जिन व्यंजन के उच्चारण में वायु मुख के क्या करती है, किसी भी भागों को पूरी तरह स्पर्श कर लेती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, हमारा उष्ण व्यंजन, तो उष्ण व्यंजन किसे कहते हैं, तो जिन उष्ण का अर्थ होता है गर्म, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के विभिन्न भागों से क्या होती है, रगड़ खाकर उष्मा या गर्मी पैदा करती है, उसे हम क्या कहते हैं, उष्ण व्यंजन। तो उष्ण व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो हमारे उष्ण व्यंजन की संख्या 4 होती है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण वायु मुख के किसी भागों को पूरी तरह स्पर्श कर लेती है उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। स्तन व्यंजन और वो होते हैं उष्ण व्यंजन या उष्म व्यंजन। उष्म का अर्थ होता है गर्म, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के विभिन्न भागों को क्या करती है, रगड़ खाकर पैदा करती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उष्ण व्यंजन कहते हैं। ठीक, उष्ण व्यंजन भी 4 होते हैं। ठीक है, तलव दंश और प। ठीक, तो इस प्रकार उष्ण व्यंजन भी क्या होते हैं, उष्ण व्यंजन भी 4 होते हैं और अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आयोग वाहक कि आयोग वाहक हम किसे कहते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में 2 वर्ण और होते हैं, हिंदी वर्णमाला में 2 वर्ण और होते हैं, जैसे अ और आ। तो जिन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आयोग वाहक कहते हैं, है ना। स्वतंत्र रूप से प्रयोग न होने के कारण इनकी गणना तो स्वर में होती है। ठीक है, अगर स्वतंत्र रूप से प्रयोग ना होते तो इनकी गणना तो स्वर में होती है, ना ही व्यंजन में होती है। इनकी गणना स्वतंत्र रूप से प्रयोग ना होने के कारण ना इनकी गणना स्वर में होती है, ना इनकी गणना क्या होती है, ना इनकी गणना व्यंजन में होती है। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं कि व्याकरण की दृष्टि से अ को क्या होता है, अनुस्वार, और अह को क्या कहा जाता है, अह को हम क्या कहते हैं, अ को हम विसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा हिंदी वर्णमाला में 2 वर्ण होते हैं, अ और अह। तो जिन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम आयोगवत स्वतंत्र रूप से प्रयोग ना होने के कारण इनको ना तो स्वर में इनकी गणना होती है, ना तो इनको व्यंजन में गिना जाता है। तो व्याकरण की दृष्टि से अ को हम लोग अनुस्वार कहते हैं और अह को हम लोग क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। ठीक है, जो वर्ण स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त होते हैं, जो वर्ण स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आयोग वाहक कहते हैं। ठीक, अगला अनुस्वार हम किसे कहते हैं, तो जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु केवल क्या है, वायु केवल नाक से बाहर आती है। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से बाहर आती है, तब उसे दर्शाने के लिए शिरोरेखा के ऊपर क्या करते हैं, बिंदी का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से बाहर आती है, तब उसे दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, शिरोरेखा के ऊपर सर के ऊपर एक क्या करते हैं, उसके बिंदी लगा देते हैं, बिंदी का चिन्ह लगा जाए, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, अनुस्वर। जैसे पंख, रंग, गंध आदि ये सब क्या है, अनुस्वरण। ठीक है, चलिए हम अनुनासिक अब देखते हैं। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है, तब उस वर्ण के ऊपर चंद बिंदु लगाया जाता है। ठीक है, नाक पहले में क्या था, नाक से बाहर निकलती है। अनुनासिक में क्या है, नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है, तब उस वर्ण के ऊपर चंद बिंदु लगाया जाता है, तो उससे ही हम क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। जैसे दांत, आँख, अंगूठी आदि। तो अनुस्वर उसे कहते हैं जिससे वायु नाक से बाहर निकलती है और उसको दर्शाने के लिए बिंदी किसी भी वर्ण शिरोरेखा के वर्ण के ऊपर बिंदी लगाते हैं। अनुनासिक जब नाक और मुंह दोनों से वायु बाहर निकलती है, उस वर्ण के ऊपर हम क्या चंद बिंदु लगाते हैं, तो उसे हम अनुनासिक कहते हैं, जैसे दांत, आँख, अंगूठी आदि। चलिए आगे हम देखते हैं। जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा न हो तब चंद बिंदु का प्रयोग किया। जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा न हो तब चंद बिंदु का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे मैं, तो उसके ऊपर चिन्ह है तो चंद का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ बिंदी का प्रयोग होगा। जैसे हमारा नहीं, मान लीजिए जैसे मैं लिखी अगर चुंडी नहीं रहता तो चंद बिंदु लगता। ठीक है,
लेकिन अगर हमारा मात्रा लगा हुआ है तो हम सिर्फ बिंदी लगाएंगे। उसी तरह नहीं में मात्रा लगा हुआ है तो हम चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सिर्फ बिंदी लगाएंगे, मतलब अनुस्वार लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि में मात्रा लगा हुआ है तो हम अनुनासिक नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अनुस्वर वाला बिंदी लगाएंगे। जैसे गेंद है तो उसमें भी चंद्र बिंदु नहीं लगेगा, और गेंद अगर सिर्फ मात्रा नहीं होता तो हम लोग चंद्र बिंदु लगाते। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि विसर्ग। ठीक है, तो विसर्ग हम कहते किसे हैं? इस ध्वनि का उच्चारण हु के समान होता है। इस ध्वनि का उच्चारण क्या है? हु के समान होता है। यह स्वर नहीं है, लेकिन इसे अ के साथ जोड़कर अह की तरह लिखा जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग प्रायः शब्द के अंत में किया जाता है, जैसे अतः, प्रातः, स्वतः, प्रायः, सैन। ठीक है, तो इस ध्वनि का उच्चारण या विसर्ग का उच्चारण जो हु के समान होता है, यह स्वर नहीं है, लेकिन क्या है? इसे अ के साथ जोड़कर लिखा जाता है। इसका प्रयोग प्राय शब्द के अंत में किया जाता है, अंत, प्रातः, स्वतः, प्रायः, सैन आदि। ठीक है, और हमारे हिंदी वर्णमाला में कुछ आगत ध्वनियाँ भी होती हैं। आगत ध्वनि अर्थात अर्धचंद, जैसे अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखते समय प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे डॉक्टर लिखते हैं, लेकिन हम इसे क्या कहते हैं? इस पर बिंदी नहीं लगाते, सिर्फ चांद का निशान लगाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? आगत ध्वनियाँ। जैसे कापी पे लिखते हैं, चांद का निशान हम लोग लगाते हैं, लेकिन बिंदी नहीं लिखते। टाफी हो गया, बॉल हो गया आदि। तो ये सब हमारी क्या है? ये सब हमारी आगत ध्वनियाँ। तो इस पर हम लोग क्या पढ़े? आयोग वाहक जानते हैं हम? आयोग वाहक हिंदी वर्णमाला में 2 होते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से प्रयोग ना होने के, न स्वर न व्यंजन में प्रयोग ना होने के कारण इसे हम अनुस्वर और विसर्ग कहते हैं। जो वर्ण स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त होते हैं उसे हम आयोग वाहक होते हैं। अनुस्वर जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु नाक से बाहर निकलती है और उसे दर्शाने के लिए हम किसी भी वर्ण के ऊपर बिंदी लगाते हैं तो उसे ही हम अनुस्वर कहते हैं। ठीक है, और अनुनासिक जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है, तब उस वर्ण के ऊपर हम चंद्र बिंदु लगाते हैं, तो उसे ही हम अनुनासिक कहते हैं, जैसे दांत, अंगूठी आदि। ठीक है, विसर्ग है जिसमें अ के साथ जोड़कर उसे लिखा जाता है। इसका प्रयोग प्रातः शब्द के अंत में किया जाता है, जैसे अतः, प्रातः, स्वतः, प्रायः, सैन आदि। आगत ध्वनियाँ, आगत बिंदु मतलब अर्धचंद्र बिंदु। अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखते समय इनका प्रयोग, जैसे डॉक्टर है तो ये क्या हमारा अंग्रेजी भाषा शब्द है, तो इस पर अर्धचंद्र बिंदु लगेगा। कापी तो उस पर भी अर्धचंद्र बिंदु लगेगा। टॉफी तो उस पर भी अर्धचंद्र बिंदु लगेगा। बाल तो उस पर भी अर्धचंद्र बिंदु लगेगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने आयोग वाहक शब्द को पढ़े। चलिए आगे चीज़ हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।